Hello students, welcome to this channel Real Easy Maths Optional 2020 UPSC IAS CSE Main 12th क्लास का मैथमेटिक्स NCERT बुक हिंदी इंग्लिश में चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 से 13.3 तक करेंगे। हिंदी में प्रायिकता और जो प्रश्नावली है 13.1 से 13.3 तक सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। समरी, ये जो आप बुक है एनसीईआरटी की, उसके हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर की समरी दी जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक्स में दी जाती है। इसमें फॉर्मूला होते हैं तो आप उन्हें ज़रूर याद कर लें, एक जगह नोट करके। इस चैप्टर के जो फॉर्मूला है उन्हें देखते हैं अब। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द चैप्टर आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब एक इवेंट हो चुकी है और दूसरी इवेंट अभी होनी है, और ये दोनों इवेंट्स जो हैं डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। उस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई गिवन द अकरेंस ऑफ द इवेंट एफ इज गिवन बाय पी ई एफ। तो ये जो है आपको ई की निकालनी है जबकि एफ हो चुकी है और उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास अवेलेबल है, तब हम ये फॉर्म लिखते हैं पी ई एफ। ये नोटेशन आप ध्यान रखें कि एफ हो चुकी है और ई की आपको निकालनी है। फॉर्मूला ये है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये नोन है आपके पास, और यहाँ पर ये पी एफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़रूरी है, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा या इन्फिनिटी आप एक केस में कह सकते हैं। ये एग्जैक्टली ज़ीरो है और ये ज़ीरो नहीं है, उस केस में ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जब डिपेंडेंट होंगी तब ये फार्मूला है, और जब इंडिपेंडेंट होंगी तो अलग फार्मूला है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। अभी हम डिपेंडेंट वाले केसेस को ही देखते हैं कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 के बीच में ही होती है, 0 to 1 के बीच में। ये फार्मूला जो हम एक सिंपल केस के लिए भी पढ़े थे कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, सिर्फ सिंगल केस हम यूज़ कर रहे हैं, तब भी वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। और यहाँ पर पी ई डैश एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई एफ। ये फार्मूला भी उसी के पैरेलल है जब सिंगल केस का होता है। पी ई यूनियन एफ जी, ये जी हो चुकी है, इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट हो चुका है जी, और दो ये इवेंट है ई यूनियन एफ, ये आपको निकालना है। उस केस में है फार्मूला पी ई जी प्लस पी एफ जी माइनस पी इंटरसेक्शन एफ जी, और दूसरा है पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई पी एफ ई, और पी ई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी एफ इंटू पी ई एफ, पी एफ इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखिए दो फार्मूला यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक इस कंडीशन को निकालने को, जबकि पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको निकालना है। तो ये दो फार्मूला है, इस केस में आपको पी ई गिवन है और इस केस में आपको पास पी एफ गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन है और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ गिवन है, जो कि नॉन ज़ीरो हैं, तभी आप फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, उस केस में यही जो फार्मूले हैं ये चेंज हो जाएंगे, सारे फार्मूले। ये फार्मूला चेंज होके क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर होगा पी ई इंटू पी एफ। और नेक्स्ट है पी ई एफ। अब क्योंकि ये आपके पास इंडिपेंडेंट है तो ये होगा पी ई के बराबर, प्रोवाइडेड पी एफ इज नॉट ज़ीरो। तो ये केस है। दूसरा है पी एफ ई, दिस इज इक्वल टू पी एफ, और इसमें भी कंडीशन है कि पी ई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तीनों फार्मूले आप याद कर दें, बाकी ये सब फार्मूला भी हिंदी में देखते हैं, इन्हीं को कैसे हम कहेंगे। सारांश है, इस अध्याय के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं। घटना ई की सब प्रतिबंध प्रायिकता जबकि घटना एफ दी गई है निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। पी ई एफ, यहाँ पर एफ हो चुकी है घटना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये फार्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी एफ जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ई एफ लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये
पैरेलल हैं, जब एक सिंगल केस की बात करते हैं उसी तरह की प्रायिकता है ये। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की निकालिए पी ई डैश एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई एफ। तो ये आप फॉर्मूला याद कीजिए। यहाँ आप यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्मूले किए गए हैं, और यूनियन के लिए फॉर्मूला ये है। इंटरसेक्शन के लिए दो केस हैं, एक केस में पी ई आपको गिवन है जो कि नॉन ज़ीरो है, और दूसरे केस में पी एफ आपको गिवन है। तो ये अलग फॉर्मूला हो जाते हैं ये दोनों। यहाँ पर पहले केस में पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई, और सेकेंड केस में पी एफ इंटू पी ई एफ, यहाँ पी और होगा। और अगर ये इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं तो फिर ये इंटरसेक्शन और ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल दी गई है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है पी ई इंटू पी एफ होगा। और अगर इस तरह से हम लिखें एफ हो चुका है और ई होना है, और ये इंडिपेंडेंट है तो एफ से कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ कि एफ ज़ीरो नहीं होना चाहिए। E1 E2 En जो है उसके पार्टीशन है, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है जो कि नॉन ज़ीरो हैं, कुछ वैल्यू हैं 0 से 1 के बीच में। और हमें एक इवेंट है ए जो कि एस से जुड़ी हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेट E1 E2 En बी ए पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस एंड सपोज दैट ईच ऑफ E1 E2 En हैज नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। तो पार्टीशन मान लिए, एन पार्टीशन है E1 E2 En, और ये E1 E2 En की नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है। ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए फॉर्मूला है पी E1 जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है इंटू पी ए अंडर E1, मतलब E1 हो चुकी है, घटित हो चुकी है, और तब ए की प्रोबेबिलिटी, प्लस पी E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E2, मतलब E2 हो चुकी है और ए की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है। तो हम ये जब नोन है ये सब राइट हैंड साइड में, तो nth टर्म तक हम ऐड कर लेंगे, प्लस पी ई एन इंटू पी ए अंडर ई एन। तो हम पी ए निकाल सकते हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी जो कि नोन है, मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को और फिर ऐड करके फाइनली निकाल सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। मान लें E1 E2 En प्रतिदर्श सम्मिष्ट S का एक विभाजन है। तो हमने जैसे कहा पार्टीशन है, और E1 E2 En में प्रत्येक की प्रायिकता शून्यतर है, मतलब ज़ीरो नहीं है। साथ ही ए प्रतिदर्श सम्मिष्ट से संबंधित एक घटना है, तब पीए हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से जो समझा दिया गया है। अब अगला है बेस थ्योरम। इफ E1 E2 En आर इवेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। तो हमने जैसे कहा कि एक हमने कैपिटल S सैंपल स्पेस माना, E1 E2 En उसके पार्टीशन है, और ये E1 E2 En जो है पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ये जुड़े हुए नहीं हैं। एंड E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En S, मतलब कि हम सबका यूनियन लें ये, क्योंकि ये डिसजॉइंट है, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, या ये कहें कि इंटरसेक्शन ज़ीरो है। तो इनका जब हम यूनियन लेंगे तो वो पूरे सैंपल स्पेस के बराबर में आ गया, सारे जो ये पार्टीशन है उनका यूनियन लिया। एंड ए बी एन इवेंट विद नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। तो हम ए की प्रोबेबिलिटी भी पता है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो उस केस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी ई आई ए अंडर दिस कंडीशन जो कि नोन है हमें, इज इक्वल टू पी ई आई इंटू पी ए अंडर ई आई अपॉन ये समेशन, हम ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ का यहाँ जे इज इक्वल टू 1 to n समेशन लेंगे, मतलब कि जे इज इक्वल टू 1 रखा तो ये होगा पी ई वन इंटू पी ए ई वन, फिर यहाँ 2 रखेंगे पी ई टू पी ए ई टू, और इनका सबका समेशन लेंगे n टर्म्स तक का। तो ये फार्मूला आप याद कर लें, और ऊपर का फार्मूला भी, जितने भी फार्मूले हैं उन्हें याद कीजिए, एक नोटबुक में नोट करिए। अंडर द कंडीशंस, जो भी एजम्पशंस दिए गए हैं उसके साथ में, या जो कंडीशन दी गई है उनको जोड़कर लिखें और उन्हें बार बार पढ़ें जिससे कि आपको याद हो जाए। बेस थ्योरम हिंदी में भी यही है कि E1 E2 En जो है किसी भी सैंपल स्पेस S के हिस्से हैं, और
ये जो हम कह सकते हैं इनके युग्मित संयुक्त हैं, मतलब डिसजॉइंट हैं, और इनका यूनियन जो है S के बराबर है, तब हम A जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो है, ये एक फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment। तो रैंडम वेरिएबल जो है हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन है, वेरिएबल जो है ये फंक्शन है, और उसका डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डोमेन हमें यहाँ समझा दिया गया है कि डोमेन क्या है इस रियल वैल्यूड फंक्शन का, जो कि हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं, और वो डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो उसको हम देखते हैं कैसे डिनोट करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। आपने ये x1 x2 xn लिए, इनकी प्रोबेबिलिटी ली p1 p2 pn, और pi ऑफ कोर्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है हमेशा, और 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, कुल प्रोबेबिलिटी, ये सब 1 के बराबर आएगी, जितने भी हैं ये x1 x2 xn जितने भी हैं, इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आएगी, और i जो है वैल्यू लेगा 1 to n।